मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। पढ़ने लिखने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आध्यात्म से लेकर के एआई और बाजार से लेकर बजट तक सबकी गहरी समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहन यादव जी आपका एनडीटीवी पर। जी, आपका अभिनंदन है कपिल जी। मैं आपकी तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से सभी दर्शकों का, सभी प्रदेश वालों का प्रेम है और ये परिणाम है परमात्मा की दया से कि हम सब मिलकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देख रहे हैं और मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। अच्छा, आप एआई समिट में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल तो एआई पर ही मेरा रहेगा कि एआई को लेकर के आपकी मध्य प्रदेश में क्या योजनाएं हैं? एआई का उपयोग बहुत व्यापक है और आज के युग में तो और ज़्यादा महत्व का, जब हम अपने राज्य को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे लिए कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, हर क्षेत्र में एआई का बड़ा उपयोग है। और जो देश और प्रदेश आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इन नई टेक्नोलॉजी के, एआई के समय का सदुपयोग करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने सच में आज के दुनिया के सामने एआई हब बनाने का भारत को एक तरह से बड़ा बीड़ा हाथ में लिया है और ये जो एआई से डराने वालों के लिए ये बड़ा सबक है, वो भय से निर्भय की तरफ यात्रा ले जा रहे हैं और एआई का उपयोग करके हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं और मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के इस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपने भय की बात की है, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि कई लोगों को एआई में भय दिखता है और कई को भाग्य। तो आप क्या देखते हैं? मैं भी सौभाग्य देखता हूँ। अच्छा, भाग्य और सौभाग्य देखते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? आपने एमपी में जो एआई मिशन की घोषणा की है, तो ये मिशन क्या है? दोनों तरह से है। हमारे यहाँ हमने कहा कि जो एआई से संबंधित आवश्यक डेटा सेंटर वगैरह बनाने पड़ेंगे तो हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पानी बिजली सरप्लस है, क्लीन एनर्जी हमारे यहाँ है। तो ऐसे में हम अपने सब प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर इसमें व्यापार व्यवसायिक दृष्टि से भी बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके आधार पर जो एआई का लाभ लेना है तो हमारा पर्यटन का क्षेत्र, जहाँ धार्मिक पर्यटन से लेकर फॉरेस्ट तक, हमारे बफर एरिया में कई बार प्राणियों के हमलों से, वन्य प्राणी से जीवन संकट में पड़ जाता है, तो एआई का उपयोग करके उसको बारे में भी हम कई प्रकार के प्रयोग करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे पर्यटकों के लिए भी रुकने की व्यवस्था, आवागमन के साधन, संसाधन, जो लाभ मिल सकते हैं वो सब ले रहे हैं। ऐसे किसानों को फसल की बीमारियों से अवगत कराना, मौसम की आवश्यक चुनौतियों से निपटने में प्रशासन को अलर्ट करना, किसानों को अलर्ट करना, फसलों के ठीक से दाम मिले, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे सब प्रकार के हर एक प्रकार से एआई ने मदद करने का जो संभावना दिखाई है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो भय की हम बात कर रहे हैं एआई से, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो भय है वो डीप फेक का है और जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड में जो एआई का इस्तेमाल होने लग गया है, तो उसको लेकर के कोई योजना है? पुलिस, आपकी साइबर यूनिट है, उसको स्ट्रेंथन? देखिए, हम आगे बढ़ करके अगर लाभ लेने की बात करें तो उसकी चुनौती की तरफ भी विचार करेंगे और चुनौतियों से तो हमको मुकाबला करने के लिए वैसे भी एआई के सेक्टर में आज जितनी चुनौतियां रहेगी उससे बेहतर है कि हम पहले से अलर्ट हो जाएं और हम उस दिशा में, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि साइबर, डिजिटल, ये सारी सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी है, तो चुनौतियों से पार पाने के लिए हम सक्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और जो चुनौती है वो ब्रेन ड्रेन की है। एमपी में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही हैं, स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर रही हैं और अब एआई में भी बहुत अच्छे हमने देखा है कि लोग निकल रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या ये होती है कि जब कोई एआई में उसको कुछ करना होता है, कुछ इनोवेशन करना होता है, तो वो या तो फिर उसको बेंगलोर जाना पड़ता है या फिर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर भागना पड़ता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, बड़ी कंपनियां नहीं हो पाती हैं, या फिर वो विदेश जाने की सोचता है, सिलिकॉन वैली चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या किसी दूसरे देश में चले जाएं। तो वो ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कोई प्लान है आपका? नहीं, इसीलिए तो हमने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों में डिजिटल आज के समय में एआई के लिए भी हमारी सरकार प्रमोट कर रही है। मैं स्वयं यहाँ आया हूँ
और हम अपने यहाँ राज्य के अंदर एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एआई का करा चुके हैं और दोबारा हम कराने वाले हैं। एक मार्केट बना रहे हैं और मार्केट के साथ बड़ी संभावना के आधार पर हमारे एआई का उपयोग भी बढ़े और ख़ास करके ब्रेन ड्रेन की जो आपने बात बताई, इस चुनौती से निपटने के लिए अब तो हमारे हर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में हम आईटी पार्क बना रहे हैं, अर्थात हमारी प्रतिभाओं को हमारे कैंपस में रोज़गार मिले, वो प्रदेश से जुड़े, बल्कि और देश के और बाकी राज्यों में जो हमारे लोग गए हैं वो पुनः वापस आए और अपने क्षमता का, अपनी योग्यता का राज्य की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए उपयोग करें। अच्छा, मैं बजट की तरफ जाऊं उसके पहले एक सवाल मैं व्यक्तिगत आपसे पूछना चाहता हूं कि मोहन यादव जी तो बहुत पढ़ने लिखने वाले, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है, हर चीज़ में दिलचस्पी रखने वाले हैं। आप एआई का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या आपके लिए भी एआई का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो रहा है या आप करते हैं? क्यों नहीं करते? चैट जीपीटी से हाथों हाथ अपने हर एक विषय पे लेकर के अपनी जानकारी अपडेट करने में बड़ा मज़ा आता है। ग्रुप्स के माध्यम से भी बहुत सारी हमारी जानकारी मिलती है। ये ऐप काहे के लिए है? इसी के तो है। और इसमें ही नहीं, अब तो हमारी बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह निकालना है, तो हमारे विभाग में हमने बहुत सारी प्रकार की एजेंसियाँ जुड़ी है, जिससे लेटेस्ट रिपोर्ट हम ले लेते हैं। तो ये एआई का उपयोग इस तरह से। आपके जो भाषणों में आंकड़े देखते हैं, इतनी धार दिखती है, वो क्या इसके पीछे एआई भी है? क्यों नहीं, अध्ययन तो होना ही चाहिए और अध्ययन के सब तरीके हैं। हमको संदर्भ की दृष्टि से ये बड़ी महत्व की चीज़ें हैं। अब मैं बजट की तरफ आता हूँ कि बजट पेश किया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बजट को आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या विज़न देने वाला बजट है? हमारे किसी भी राज्य की प्रगति के लिए सबसे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूती की तरफ होना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष, जब हमारी सरकार बनी तब हमने कहा था 5 साल के अंदर हमारा बजट डबल कर देंगे, जीएसटी भी डबल करेंगे, और उस दिशा में हमने ठोस कदम उठाए। और यही कारण है कि 2 वर्ष में लगातार हमारी ग्रोथ सर्वाधिक रही है और बजट भी उस ग्रोथ से बढ़ रहा है। यद्यपि हम सब जानते हैं इस साल की चुनौतियां, जीएसटी कम होने से फ़र्क भी पड़ा था, लेकिन हमारी ग्रोथ पर फ़र्क नहीं पड़ा। हमने अपने राज्य में 1 रुपये का नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बजट का आकार बढ़ाते जा रहे हैं। ये हमारी कुशल प्रबंधन की नीतियाँ हैं। और इस बार तो रोलिंग बजट हमने आने वाले 3 साल का खाका बना लिया है। ये देश में हमारा पहला राज्य है जो इस दिशा में रोलिंग बजट ला करके एक नया कंसेप्ट दे रहा है कि सरकार बनती 5 साल के लिए, तो हम 5 साल का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करें और क्रमशः चरणबद्ध उसको अचीव करें। और एआई के लिए भी इसमें 100% विज़न है? इसमें एआई के लिए भविष्य के लिए 2047 तक मिशन अमृत काल की तरह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, तो हमने कहा पर व्यक्ति जो आय है वो हमारी कल्पना है कि 2047 तक 22,50,000 रुपये प्रति पर व्यक्ति आय हो जाए। आज की स्थिति में 1,69,000 तो आज ही हो गई है, तो हम लगातार इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक हमने और एक चीज़ देखी है उसमें कि लाडली बहना योजना के लिए आपने बजट बढ़ा दिया है। जो विपक्ष है वो ये कहता था कि आप योजना बंद करने वाले हैं, तो पुराने सीएम की योजना है। हर एक योजना जो चालू थी, कोई योजना हमने बंद नहीं की और सबके लिए पर्याप्त धन प्रबंधन की है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए भी उससे बढ़ कर के राशि रखी है। यही तो हमारे इस आर्थिक तंत्र का सबसे बड़ा उज्जवल पक्ष है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो बजट बढ़ाया है तो क्या लाडली बहना बढ़ेंगी, वो दायरा बढ़ेगा, या लाडली बहना के खाते में आने वाले पैसे बढ़ेंगे? दोनों चीज़ होगी। हम सब तरह से बढ़ रहे हैं और केवल लाडली बहनाओं को केवल घर बैठे धन देने के साथ साथ उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ये राशि और बढ़ाकर उनको अपने काम से जोड़ें, उनको स्वावलंबी बनाएं। तो इंडस्ट्री में अगर काम करती तो प्रति बहन 5,000 रुपये महीना हम उनको देने को तैयार हैं। और इसीलिए हमने अपने रेडीमेड गारमेंट से लेकर के रोज़गार परक बहुत सारी इंडस्ट्रियों में हम जोड़ रहे हैं ताकि उनकी इनकी आय बढ़ा सकें। अच्छा, जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप जो है फ्रीवीज़ जो है चुनावी फ़ायदे के लिए देते हैं, और इस बजट में भी देखा है कि कोई योजना बंद नहीं की है, जैसा आप भी कह रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था का संतुलन बैठ रहा है? बहुत सरलता के साथ हमने कहा, कांग्रेस के शासनकाल का बजट ही 20,000 करोड़ का होता था और आज की स्थिति में 4,38,000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने पारित किया। जब मैं आया तब लगभग 3 लाख करोड़ का था, आज 1,38,000 करोड़ 2 साल में हमने बजट बढ़ाया है। ये हमारे काम करने का तरीका है और उसी प्रकार से हमने भारत सरकार के नियंत्रित उस सारे मापदंडों का ध्यान रखा है जिसके आधार पर राज्य की ग्रोथ सबसे अच्छे अर्थ में जानी जा सके। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोगों के खाते में जो है पैसे अगर डाल दिए जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देंगे। इस तरह की योजनाएं हैं,
तो क्या ये चुनावी फायदे के लिए हैं या आपको जो डेटा है वो ये बताता है कि इसका कुछ वाकई सामाजिक स्तर में सुधार हो रहा है? नहीं, दोनों बातें और हैं। ये देखो, कब तक चलेगा? देखिए, नारी सशक्तिकरण को लेकर बात करेंगे तो हमारी लाडली बहनों के बलबूते पर अगर हमारा एनालिसिस जो आया है, सोशल सेक्टर की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो कई परिवारों के अंदर जो आर्थिक रूप से समृद्धि आई है, कई बहनों ने हमारी राशि से सिलाई कढ़ाई की नया अपना यूनिट खड़ा कर लिया है, कई प्रकार से घर के अंदर के विवाद भी कम हुए हैं, बच्चों की कुपोषण में भी कमी आई है, नारी सशक्तिकरण को लेकर के घर का वातावरण स्वस्थ हुआ तो आपराधिक केस में कमी आई है। तो कई प्रकार की एक तरह से घर के अंदर जो दूर से देखेगा उनको लगेगा फालतू की चीज़ है। हम सोशल सेक्टर में व्यक्तिगत लाभ देकर के उनको खुद को भी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मदद का अगर कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। हम सड़क बनाएं, बिजली दें, बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें, लेकिन परिवार के अंदर की भी ताकत को बढ़ाने का काम करें। ये हमारे विक्रमादित्य काल से ये सरल सिद्धांत है कि हम अपने राज्य की समृद्धि अगर चाह रहे हैं तो परिवार के अंदर की ताकत को भी मजबूत करना पड़ेगा। और परिवार के अंदर मोटे तौर पर बहनों के माध्यम से जो घर की ताकत बनती है वो गृहलक्ष्मी भी है। तो लक्ष्मी को हाथ में लक्ष्मी रखने से गलत क्या है? अच्छा, एक और बड़ी चुनौती है जो आपके बजट में भी दिखती है कि बेरोजगारों के लिए नौकरी और जो शिक्षित हैं, स्किल्ड युवा हैं, जो मैंने वैसे भी कहा कि वो एआई में कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, दूसरे इंजीनियरिंग हैं, उनके लिए अवसर। तो इसके लिए बजट में आपके पास क्या है? मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार हमने इस प्रकार से काम किया है कि हर आदमी को रोज़गार मिलेगा और हर एक व्यक्ति को काम करने का स्कोप मिलेगा। उद्योगपति उद्योग लगाए, इसका स्कोप हम देने को तैयार है। अच्छा हॉस्पिटल खड़ा हो, उसमें हम मदद करने को तैयार है। अच्छी होटल खड़ी हो, उसमें होटल में काम करने के लिए भी लोग भी लगेंगे, व्यापार व्यवसाय में भी लगा, पर्यटन का क्षेत्र भी बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज हमारे राज्य के अंदर देश के सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान अब अग्रणी बना है। आज 1 से 1.5% की बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की रह गई है। इसका कारण ये है कि हमने सब सेक्टर में समान रूप से काम किया। अब तो बाहर के राज्य के लोग हमारे यहाँ रोजगार लेने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, किसान एक बहुत बड़ा सेक्टर है खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य भी है। आपने 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया भी है। किसानों के लिए क्या है, लेकिन क्योंकि वो बहुत हार्डशिप में जीते हैं, कभी ओले पड़ जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, तो किसान खुश रहें, इसके लिए आपके पास क्या? किसान के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उस किसान के लिए पहली ज़रूरत है उसकी सिंचाई का रकबा बढ़ाने की। तो आपको लिए केवल एक आंकड़ा बताना चाहूँगा, 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 2002-3 तक लगभग पूरे समय, एक आध दो बार छोड़ दो 1-2 साल की, तो कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मेरी सरकार जब बनी तब 44 लाख हेक्टेयर था। आज की स्थिति में 55 लाख से ऊपर निकल गया। तो हमने लगभग 1-1.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो हमने अभी बढ़ा दिया। और हमारी सरकार बनते बनते हमने कहा इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। इसलिए भारत का सबसे पहले नदी जोड़ो अभियान, चाहे केन बेतवा हो, पार्वती काली सिंध चंबल योजना हो, ताप्ती योजना हो, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे काम करने का तरीका है। अच्छा, एक बजट में जो है ना वो कृष्ण जी की झलक भी दिख रही है। आपने जो है यशोदा दुग्ध योजना, द्वारका योजना, तो ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए, आप हमने बता ये पाएं? कहा कि अगर दूध की बात आएगी तो भगवान कृष्ण का काल याद आएगा। और भगवान कृष्ण के काल में यशोदा माता से हम भगवान कृष्ण का उस युग को देखते हैं कि भगवान की जो शारीरिक बलशीलता है, अगर वो दूध और दही मक्खन का युग तो था जब भगवान ने अपने दूध की ताकत से कंस को घर में घुस के मारा था, और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ करके उनने अपनी क्षमता योग्यता सिद्ध की। तो ऐसे में हमारे बच्चों के लिए खास करके प्राइमरी में कक्षा 1 से लगा कर 8वीं तक के सब बच्चों को दूध की योजना हमने लागू की और 3,500 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं कि पोषकता के लिए हम और प्रयोग जितना करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन दूध पिलाएं बच्चों को तो अपने आप पोषकता आ जाए। दूध में कैल्शियम भी होता है, सब प्रकार के प्रोटीन और उसके स्वास्थ्यवर्धक सारे गुण रहते हैं जिसका लाभ मिलेगा। और हम इसको सरकारी सेक्टर के सांची ब्रांड से ही लाने वाले हैं, क्योंकि हमारा भाव है कि दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, सरकारी निकायों को भी पोषकता मिलना चाहिए और हमारे बच्चों की भी उनकी स्वास्थ्य के ध्यान रखना चाहिए।
अच्छा, ये द्वारका योजना जो है, आपने तो जो है गली गली द्वारका बनाने की योजना बना रहे हैं हमको आप। मालूम भगवान कृष्ण की द्वारका लोग दुनिया भर के देखने आते थे। पश्चिमी देश के हिस्से में सागर तट के किनारे द्वारका का वो युग नगरीय निकाय की सर्वश्रेष्ठ रचना थी। ऐसे में हमारे नगरीय निकायों में नगर की दृष्टि से ये प्लान पे हम काम कर रहे हैं। जब हमारे द्वारका योजना के माध्यम से नगरीय निकाय के विकास के कामों में हम धनराशि दे करके ये द्वारका योजना लागू अच्छा, करने वाले हैं। ये नगरीय निकायों से मुझे ध्यान आया कि एक आपने और उसमें प्रावधान किया है कि नगरीय निकाय की संपत्तियों को जो है उनसे कमाई कैसे की जाए, वो योजना हमने कहा है। स्वावलंबी बनना कांग्रेस इस चाहिए पर नगरीय निकायों को। आपत्ति कर रही है। नगरीय निकायों को क्यों केवल उनको जो सरकारी निधि मिले उससे काम करे, उसके बजाय वो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपनी आर्थिक स्वावलंबन की तरफ स्वावलंबी बने। और ये मूल न तो सभी स्थानीय निकायों की कल्पना ये है कि वो किसी से राज्य में कोई राजसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हमने इस पे कदम बढ़ाया, बाकी नहीं कर रहे तो कोई बात विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि कर्ज लेकर के ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कर्ज हमारे बढ़ता जा राज्य रहा के है। अंदर 1% भी इसकी, ये लगभग 4,21,000 करोड़ का बजट गए साल था, 4,38,317 करोड़ का बजट इस साल है। और ये जो कर्ज की बात आती तो पूर्ववर्ती कांग्रेस के शासनकाल के कर्ज की राशि भी हम चुका रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, केवल 72,000 करोड़ रुपया हमने लिया है और 4,21,000 करोड़ रुपये जुटा करके हमने काम किया। तो आप ये आंकड़े अपने आप बता देगा। और हम तो उनके समय के पैसे देने की हिम्मत भी रख रहे हैं और भारत सरकार की लिमिट के अंदर ही भविष्य में निवेश की दृष्टि से अगर हम बैंक से ले रहे हैं तो हम पुल बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। तो ये कोई भी राज्य अपने निवेश के क्षेत्र को बढ़ा करके बैंक की मदद अगर लेता है, उसको कर्ज नहीं बोलते, उसको निवेश करना बोलते हैं। अच्छा, अब दो आखिरी सवाल है मेरे, क्योंकि मैं यदि सिंहस्थ का जिक्र नहीं करूंगा तो ये ठीक नहीं सिंहस्थ रहेगा। ऐतिहासिक सिंहस्थ होगा, के लिए क्या प्लान है? ऐतिहासिक होगा। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च अभी हमने कर दिया। 30 किलोमीटर लंबे घाट हमने बनाए, सभी देवस्थानों पर पर्याप्त प्रबंधन कर दिए और विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ है। तो ये केवल उज्जैन का, प्रदेश का नहीं है, देश और दुनिया के अंदर भारतीय सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक अवसर है। उसके सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर मेला ऐतिहासिक रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब, जो कल विधानसभा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो टीका टिप्पणी हुई, उस पर आपने भी खेद जताया, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा तो इतना ही कहना है कि पक्ष का हो या विपक्ष का, सदन चर्चा के लिए होता है, इसलिए उत्तेजना से बचना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और हमारी विचारों की लड़ाई में अच्छे ढंग से बात रखना, सरल शब्दों में गुस्सा दिखना चाहिए, गुस्सा आना नहीं चाहिए। चलिए, तो गुस्सा दिखना चाहिए, गुस्सा आना नहीं चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैं भी आपका आभार मानता हूँ, निकालने के लिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू के लिए आपने सारी बातें लाए, बहुत धन्यवाद।